talk about aortic regurgitation. Aortic regurgitation, इसी को हम लोग कह देते हैं इनकॉम्पिटेंट एओर्टिक वॉल्स, या हम लोग कह सकते हैं एओर्टिक इनसफिशियंसी, राइट। लिख लेते हैं एओर्टिक इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी हेडिंग तो कम से कम मैं साफ साफ लिखूं, एओर्टिक इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी। तो हम लोग बात कर रहे हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन, जिसमें आपका एओर्टिक वॉल इनकॉम्पिटेंट हो जाता है किस काम में, इन प्रिवेंटिंग ब्लड रिगर्जिटेटिंग और रिटर्निंग फ्रॉम एओर्टा टू वेंट्रिकल। तो हम लोग कहते हैं हियर एओर्टिक वॉल्स बिकम incompetent in preventing reflux of blood from aorta to left ventricle, राइट। तो एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक ओरिजिनल डायग्राम देखते हैं कि कैसे होता होगा। इस तरीके से वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ पे आपका एओर्टा, यहाँ पे एओर्टिक वॉल। मैंने कह दिया ये वॉल्स आपके इनकॉम्पिटेंट हैं, और ये वॉल्स जैसे ही हार्ट का सिस्टोल खत्म हुआ ब्लड वापस हार्ट को ही देने लगे। लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा तब ये ब्लड आएगा, हम लोग कहेंगे ये ब्लड डायस्टोल में आएगा, इसीलिए हम लोग कह देते हैं ऐसे पेशेंट में डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा एओर्टिक एरिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट डायस्टोलिक मर्मर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वापस आ जाएगा एओर्टा से। हम लोगों ने कह दिया रिटर्न हो रहा है ब्लड, रिगर्जिटेट हो रहा है या रिफ्लक्स हो रहा है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एओर्टिक वॉल्व के थ्रू हो रहा है तो हम लोग कह देते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। माइट्रल वॉल्व के थ्रू अगर रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो तो माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड हो तो ट्राइकस्पिड। तो बहुत ही सिंपल है। बात कर रहे हैं कि एओर्टिक वॉल्व में ब्लड आपका रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, तो यही चीज आपकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। जैसे यहाँ पे अगर आपको डायग्राम दिखाने की मैं कोशिश करूं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका क्या अराइज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एओर्टा अराइज होता है। ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका एओर्टा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड केवल एओर्टा में जा सकता है, उल्टा नहीं आ सकता है। दूसरे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हो ब्लड आपका रिटर्न कर रहा है एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही थी, मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल में थी, मतलब जो मर्मर आएगा दैट विल बी अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। जैसे ही हार्ट ने रिलैक्स करना शुरू किया, जैसे ही डायस्टोल की स्टार्टिंग हुई, तुरंत ब्लड आपका उल्टा आने लगा एओर्टा से लेके किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोग कह देते हैं ये आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा था, रिलैक्स करते करते धोखा हो गया इसके साथ, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं डायस्टोल कर रहा था, इसीलिए जो मर्मर मिलेगा, आगे हम लोग मर्मर की बात ही नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी चीज हो गई मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। चलिए और कुछ डायग्राम्स ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा और अप्रोच या और तुम लोगों का 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन बन जाए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एओर्टिक रिगर्जिटेशन दिखाना चाह रहे हैं, ये आपका एओर्टिक वॉल्व है, राइट, दिस इज योर एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व से ब्लड उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये नहीं है तो माइट्रल वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व से तो नीचे ही आएगा, ये तो नॉर्मल है। ये वाला ब्लड जो आ रहा है दिस इज एबनॉर्मल। तो हम लोग कहते हैं ये आपका पेशेंट है एओर्टिक रिगर्जिटेशन का। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, जो वॉल्व होते हैं ये आपके सेमी लूनर वॉल्व्स होते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी। इनमें 3 फ्लैप्स या 3 लीफलेट्स या 3 कस्प्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3, तो हम लोग कह देते हैं 3 लीफलेट्स ऑफ एओर्टिक वॉल्व। कभी कभी ये लीफलेट्स 2 होते हैं, तो हम लोग उसी को कह देते हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व्स। ये 3 वॉल्व जरूरी होते हैं प्रॉपरली कॉम्पिटेंट एओर्टिक वॉल्व के लिए, मतलब रिफ्लक्स प्रिवेंट करने के लिए। तो हम लोग कहते हैं जो एओर्टिक वॉल्व होता है उसके कितने लीफलेट्स होते हैं, 3 लीफलेट्स होते हैं। समटाइम्स कुछ लोगों में क्या ओनली 2 लीफलेट्स प्रेजेंट, 2 लीफलेट्स प्रेजेंट, तो हम लोग इन्हीं को कह देते हैं बाइकस्पिड
एओर्टिक वॉल्व। तो कुछ लोगों में अगर 3 लीफलेट्स नहीं है, 1 लीफलेट कम है, इसका मतलब प्रॉपर्ली ये लोग क्या करेंगे, क्लोज नहीं हो पाएंगे और रिगर्जिटेशन प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। हल्का फुल्का अगर होता है तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। इट लीड्स टू रिवर्स फ्लो इन फॉर्म ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो टू सिंपल डिजीज है ना, एओर्टिक वॉल्व में जो ब्लड फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टोल में होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है। जब ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए था, खासकर डायस्टोल में, तो भी इस वॉल्व के अक्रॉस फ्लो ऑफ ब्लड है और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में है, फ्रॉम एओर्टा टू, सॉरी हाँ, फ्रॉम एओर्टा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक ठीक है कि किस तरीके से ये डिजीज है और किस फेज में ब्लड आपका कहाँ चला जाता है। एओर्टा से लेके ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। यहाँ पे भी एकदम वही सिंपल सा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एओर्टिक रिगर्जिटेशन की। कभी कभी क्या होगा, मान लो ये आपके वॉल्व नैरो हो जाए और ब्लॉकेज क्रिएट कर दें, ब्लड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, ये आपका एओर्टिक स्टेनोसिस होता है। हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट। हम लोग कह देते हैं नैरोइंग ऑफ एओर्टिक वॉल्व। तो अगर नैरो हो गए तो स्टेनोसिस है, अगर इनकॉम्पिटेंट हो गए तो ये आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, राइट, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के। किन कंडीशंस में एओर्टिक रिगर्जिटेशन आपको ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इटियोलॉजी, causes of aortic regurgitation, causes of aortic regurgitation। मान लो किसी को चेस्ट इंजरी हो जाए, ठीक है, तो वॉल्व वगैरह भी खराब हो सकते हैं। हम लोगों ने एक डिजीज सबसे पहले पढ़ी थी कि कुछ लोगों में रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, रूमेटिक फीवर होता है, जिसमें इम्यून मैकेनिज्म से आपके वॉल्व्स डैमेज हो जाते हैं। हो सकता है हार्ट के वॉल्व का इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कभी कभी सिफिलिस के पेशेंट्स में आपका एओर्टिक वॉल्व अफेक्टेड होता है, राइट। कभी कभी पेशेंट में नेचुरली दो ही कस्प प्रेजेंट होते हैं, दो ही लीफलेट प्रेजेंट होते हैं, हम लोग कह देते हैं बाई कस्पिड एओर्टिक वॉल्व। तो कॉजेज में अगर हम लोग कॉमन कॉजेज की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रॉमा। ठीक है, सब कुछ ठीक था, कभी कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वॉल्व भी आपके क्या हो गए, डैमेज हो गए। सेकेंड अगर मैं बात करूं आपसे, रूमेटिक फीवर। हम लोगों ने पहले भी बात किया था, अगर किसी पेशेंट को रूमेटिक फीवर हो तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड के वॉल्व होते हैं, चाहे वो माइट्रल वॉल्व हो चाहे एओर्टिक वॉल्व हो, ये वॉल्व आपके क्या होते हैं, ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, लेफ्ट साइड के जो वॉल्व होते हैं, क्योंकि लेफ्ट आपका हाई प्रेशर जोन होता है। राइट साइड में उतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को कहाँ को ब्लड पंप करना है, केवल आपके पल्मोनरी सिस्टम में, तो वहाँ का प्रेशर 20/10 mm ऑफ Hg रहता है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट साइड के प्रेशर की बात करें, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और एओर्टा है, तो हाई प्रेशर जोन होते हैं। यहाँ वियर एंड टीयर वैसे भी पॉसिबल है, और अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो वॉल्व जल्दी खराब होते हैं। रिमेटिक फीवर, हम लोग कहते हैं यहाँ पे एओर्टिक एंड माइट्रल वॉल्व्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। ठीक है, पूरा रिमेटिक फीवर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो हम लोग रिमेटिक फीवर की भी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा कभी कभी हार्ट के एंडोकार्डियम, मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हम लोग कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। लिख लेते हैं, थर्ड, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जब एंटीबायोटिक एरा नहीं था, ठीक है, जब इतनी सारी एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी या लोग एफर्ड नहीं कर पाते थे, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन हुआ जो हार्ट का इन्फ्लेमेशन करा दिया। बहुत कॉमन हुआ करता था, अब खोजे नहीं मिलता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में कभी कभी मिल जाता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, राइट। इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट। एक्चुअली एंडोकार्डियम से ही आपके वॉल्व निकलते हैं, तो वो भी अफेक्टेड होते हैं। एंडोकार्डियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट।
टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा हम लोग एक कंडीशन की बात कर ही चुके हैं, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल। नॉर्मली 3 कस्प्स होते हैं, 3 लीफलेट्स होते हैं, एक नहीं होगा तो एक के बिना पूरी कॉम्पिटेंसी आएगी नहीं। हम लोग 4th लिख लेते हैं, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल। राइट, कंजेनाइटल कंडीशन हो सकती है बाइकस्पिड वेलकम बैक, एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज जा रही है सभी तक? नेटवर्क थक जाता है, मैं कैसे बताऊं, नेटवर्क मेरा बहुत थकेला है। कितनी देर का लॉस हुआ? मैंने माइक ऑन किया है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट सर। चलो थैंक यू इंसा। इंसा ने बहुत सही टाइम पे मुझे व्हाट्सएप कॉल कर दिया, क्योंकि मोबाइल मैंने कुछ परेशान आत्माओं की वजह से बंद कर रखा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम लोग चलते हैं, फिर से पढ़ते हैं। माइक में फिर से बंद कर दे रहा हूं, आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने बात किया है कॉजेज ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन, जिसमें एक ट्रॉमा की बात कर लिया है हम लोगों ने। दूसरी बात हम लोगों ने कह दिया रिमेटिक फीवर हो गया किसी को। तीसरी बात हम लोगों ने कह दिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। फिर हम लोगों ने कह दिया इंस्टेड ऑफ 3 कस देर आर ओनली समटाइम्स ओनली 2 एओर्टिक कस। हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल। और 5वीं कंडीशन हम लोगों ने कह दिया सिफिलिस। छोटी मोटी और भी कंडीशन है। ठीक है, अभी एक चार्ट ले लेते हैं, उनमें दिया होगा। ठीक है, इतना भी नहीं रटना है। मेन एम होना चाहिए कि पेशेंट का इलाज कर दो कुछ हद तक। कॉजेज ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन, जो मोस्ट कॉमन कॉजेज मैंने बता दिए हैं। बाकी कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी, या मान लो किसी में बहुत हाइपर टेंशन है, सारा ब्लड फ्लो इन्हीं हार्ट से अक्रॉस होना है, तो कभी न कभी हाई प्रेशर जोन में कुछ न कुछ वियर एंड टियर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। रिमेटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस, ट्रॉमा, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी एओर्टा का इन्फ्लेमेशन, एओर्टाइटिस, वही सिफिलिस, सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, ऑटो इम्यून डिजीज, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अगेन यहाँ पे ट्रॉमा है, और कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं जो आपके एओर्टिक वॉल को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बड़े दुख की बात है, मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। इवन हाइपरटेंशन भी मेल में ज्यादा कॉमन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। अब हम लोग सोचो सॉरी, मरमर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मरमर मिलेगा और डायस्टोलिक मरमर मिलेगा, एओर्टिक एरिया में मिलेगा। एओर्टिक एरिया कहाँ होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब सारे वॉल्व्स पढ़ लेंगे तब। तो हम लोग बात कर रहे हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन की। अब हम लोग बात किए लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। क्लिनिकल फीचर्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा किसी का इको, ईसीजी इसके भरोसे मत रहो। ठीक है, हमेशा अपने क्लिनिकल नॉलेज पे चेक करो। किसी पेशेंट में एओर्टिक रिगर्जिटेशन सस्पेक्ट करोगे क्लिनिकली, तब तो उसके इको का प्लान करोगे, वरना कुछ और सोच लोगे कि कमजोरी है, ठीक है, बीपी कम ज्यादा है। नहीं, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी बीपी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आपका ज्यादा एफर्ट लेगा ज्यादा ब्लड पंप करने के लिए, क्योंकि कुछ ब्लड हार्ट के पास वापस आ जा रहा है।
क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे वही चीज डिस्कस करते हैं एक बार फिर जो चैट सेक्शन में डिस्कस किया है। ये आपका हार्ट है, राइट। इधर लेफ्ट वेंट्रिकल को मैं थोड़ा ज्यादा बना ले रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका एओर्टा है, ये एओर्टिक वॉल्व है, छोटे छोटे एओर्टिक वॉल्व बना लिए हैं, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व मान लो। एओर्टिक वॉल्व इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट। इसका मतलब ब्लड फ्लो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जब डायस्टोल होगा तब होगा। तो यहाँ पे पहली चीज मैं लिख लेता हूँ, डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा इसमें, और आगे फर्दर इसका डिस्कशन अभी नहीं होगा, हो गया, वी आर डन विद मर्मर। अब यहाँ पे जो बाकी सिंपल क्लिनिकल फीचर्स हैं, अब देखो, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको ब्लड कहाँ से मिलता है पंप करने के लिए, इसको ब्लड मिलता है नॉर्मली लेफ्ट एट्रियम से। ब्लड तो इधर ही से आता है, यहाँ माइट्रल वॉल होता है, ऐसे मिलता है। अब तुम देख पा रहे हो लेफ्ट वेंट्रिकल को दोनों तरफ से ब्लड मिल रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, कहाँ से, एक तो एओर्टा से एंड लेफ्ट एट्रियम। तो टू मच कंजेस्टेड मतलब बहुत ब्लड है, लॉट ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड बॉडी को जाना चाहिए वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है, और जो इसके पास लेफ्ट एट्रियम से आना चाहिए वो भी इसके पास है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हार्ट के पास अगर ज्यादा ब्लड होगा तो ड्यू टू स्टार्लिंग्स लॉ हार्ट और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और दूसरी चीज है, जब कुछ ब्लड हार्ट के पास वापस आ जा रहा है, इंसान को जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा ब्लड पंप भी करेगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सिस्टोल बहुत धमाकेदार होगा, ठीक है, बहुत सारा ब्लड हार्ट के पास है, बहुत तेजी से पंप किया, राइट, और बहुत तेजी से पंप किया, ये सोच के कि ज्यादा ब्लड अगर मैं फॉरवर्ड पंप कर दूंगा तो अगर कुछ वापस भी आ जाएगा तो भी इंसान की बॉडी में एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ सिंपली ड्यू टू रिगर्जिटेशन हार्ट पंप्स मोर ब्लड, मोर ब्लड हम लोग हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, मोर ब्लड एंड विद इंक्रीज्ड फोर्स, राइट। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। एक स्टार्लिंग लॉ होता है, हार्ट में जितना ब्लड डाल दोगे, अगर हार्ट फेलियर नहीं तो हार्ट उतनी तेजी से प्रेशर जनरेट करेगा। यहाँ पे हम लोग कहना क्या जा रहा है, ड्यू टू रिगर्जिटेशन हार्ट के पास ब्लड ज्यादा है और ज्यादा ब्लड पंप भी कर रहा है ज्यादा फोर्स से, अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्लड वापस चला रहा है, तब भी जितना ब्लड बॉडी को पहुंचा वो मोर देन क्या है, सफिशियंट है, राइट। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर देयर इज compensatory increase in cardiac output, increase in cardiac output, क्यों, to overcome regurgitation। जो ब्लड हार्ट को वापस मिल गया है वो तो बॉडी को नहीं जाएगा, तो ऐसे लोगों का हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है, ज्यादा फोर्स जनरेट करता है। अगर ज्यादा तेज पंप करेगा तो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर सिस्टोलिक बीपी इंक्रीजेस। ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन मिलता है, सोचो ब्लड तो सही से पंप नहीं हो पा रहा है लेकिन हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है। दूसरी चीज है लेस ब्लड रिमेन इन आर्टरीज, क्यों आर्टरीज में, क्योंकि कुछ ब्लड, बिकॉज सम ब्लड रिटर्न्स टू हार्ट। जब आर्टरी में ब्लड ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, देयरफॉर डायस्टोलिक बीपी डिक्रीजेस, राइट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेशेंट का बीपी सिस्टोलिक वाला ज्यादा होगा, डायस्टोलिक वाला कम होगा। अगर हम लोग नॉर्मल बीपी की बात करें किसी पेशेंट में, नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120/80 होता है। एक वर्ड होता है पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर पीपी हम लोग कहते हैं, ये आपका होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। ये कितना होता है यहाँ पे 40, दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस है, हम लोग कहते हैं ये ज्यादातर 40 mm ऑफ एच होता है नॉर्मल पल्स प्रेशर। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर किसी पेशेंट में एओर्टिक रिगर्जिटेशन है,
तो मैं कह रहा हूँ सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो गया, डायस्टोलिक बीपी आपका डिक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, देयरफॉर हम लोग कह देते हैं पल्स प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया मोर देन 40 mmHg। इसी को हम लोग कह देते हैं नोन एज वाइड पल्स प्रेशर। अगर वाइड पल्स प्रेशर होगा, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच में बहुत डिफरेंस होगा, तो जो पल्स आप लोग देखते हो, रेडियल पल्स देखते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा। ठीक है, सिस्टोल वाला तो बहुत स्ट्रांगली आपको महसूस होगा, डायस्टोल वाला ऐसे लगेगा कि है ही नहीं। तो अगर डायस्टोल नहीं महसूस होगा तो ऐसे लगेगा कि पल्स आई और अचानक चली गई। यही सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम डायस्टोलिक मर्मर इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेशेंट की पल्स फील करो। पल्स जाहिर सी बात है आप लोग रेडियल आर्टरी में फील करते हो, रेडियल आर्टरी में। तो हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक पल्स, सिस्टोलिक पल्स वेल एप्रिसिएटेड, ऐसे लगा ब्लड बहुत जोश में आया, राइट। और हम लोग कह देते हैं डायस्टोल जब हुआ तो ऐसे लगा कि वहां कुछ है ही नहीं, डायस्टोलिक पल्स नॉट एप्रिसिएबल, राइट। यहाँ पे हम जब पल्स देखेंगे तो हमें अजीबो गरीब पल्स मिलेगी। ऐसे लगेगा कि ब्लड आया और ब्लड गायब हो गया, ब्लड तेजी से आया, ज्यादा ब्लड आया और ज्यादा ब्लड कहीं गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास वापस चला आया। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं अगर एक नॉर्मल पल्स होती है, नॉर्मल पल्स, जैसे हमारे आप में अगर कभी पल्स देखा जाए तो पल्स इस तरीके से ऊपर जाती है धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे नीचे आती है। सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में एक नॉच होता है, दिस इज नॉर्मल पल्स। यहां से यहां तक जो रेड मार्क कर दे रहे हैं वो सिस्टोल है, राइट, ये आपका सिस्टोल है और केवल इतना आपका डायस्टोल है। ये डाइक्रोटिक नॉच होती है, ये सब देखो पढ़ा दे रहे हैं लेकिन कोई ना भी याद करो चलेगा। यहाँ पे जो पल्स होती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में हम लोग कहते हैं पल्स आई, बिल्कुल सही आई थी, लेकिन अचानक नीचे गिर गई क्योंकि डायस्टोल के पास कुछ ब्लड नहीं है, राइट। तो हम लोग इसी को कहते हैं तुरंत ये आपका पल्स गायब हो गया। मैंने कह दिया ये सिस्टोल है और मैंने कह दिया ये डायस्टोल है। डायस्टोल में कोई प्रेशर ही नहीं मिल रहा है, जहां तक सिस्टोल था वहीं तक फील हो रहा है। हम लोग इसी को कह देते हैं क्या चीज, कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स। इसी को हम लोग कह देते हैं वाटर हैमर पल्स। मुझे नहीं पता वाटर हैमर पल्स से वाटर और हैमर का क्या बहुत रिलेशन है, हो सकता है पानी पे हैमर मारने पे ऐसे ही फील होता हो। तीसरी चीज इसी को कह देते हैं पल्सस कॉरिगन्स, पल्सस कॉरिगन्स। तो तीन नाम है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर में केवल तीन बात करी है, यही तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे पेरिफेरल साइंस मिलते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, उनको भी देखेंगे। तो क्लिनिकल फीचर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो बीपी की बात कर ले रहे हैं, पल्स की बात कर ले रहे हैं, मरमर की बात कर रहे हैं, तीनों बेकार मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बीपी भी सिस्टोलिक वाला इंक्रीज मिलेगा, डायस्टोलिक वाला कम मिलेगा, पल्स भी आपकी जैसे नॉर्मली आती है वैसे नहीं मिलेगी, राइट। और तीसरा मरमर तो आपको मिलना ही है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो आपके मेन चीज है, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी से आप लोगों ने देख लिया है, हम लोग कहते हैं वाइड पल्स प्रेशर, जिसकी वजह से दूसरी चीज क्या मिल रही है आपको, वाटर हैमर पल्स। तीसरी चीज क्या मिल रही है आपको यहाँ पे, डायस्टोलिक मरमर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तीनों चीजें तुम लोगों ने बहुत कायदे से समझ लिया है। अब यहाँ पे एक चार्ट लेके आते हैं जिसमें समराइज होगा कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिल सकते हैं अगर किसी पेशेंट में एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो। यहाँ पे आप लोग देखिए इन भाई साहब को एओर्टिक रिगर्जिटेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग रही है, राइट। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हो सकता है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो, राइट, क्योंकि हार्ट ने कंपनसेट तो कर ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए जो मेन चीज डिस्कस किए हैं, जो यहाँ बताना चाहते हैं, वाइड पल्स प्रेशर होगा। ठीक है, वाइड पल्स प्रेशर, मैं कह रहा हूँ पल्स प्रेशर आपका काफी वाइड होगा, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होगा, डायस्टोलिक बीपी आपका डिक्रीज होगा। इन्होंने जैसे दे दिया है इंस्टेड ऑफ 120/80
इन्होंने कह दिया चलो ये 150 हो गया और ये केवल 50 हो गया। जो पल्स प्रेशर हो गया कितना हो गया, 100 हो गया। राइट, इसी वजह से जो वाइड पल्स मिलेगी कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स मिलेगी। राइट, बाकी वीकनेस, फटीग, पैल्पिटेशन, डिस्निया, ऑर्थोपनिया तो मिल ही सकता है। यहाँ पे 3 चीज हम लोगों ने पहले ही समराइज कर दी है, इसमें कुछ चीजें और डाल देते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, जितना ब्लड उसे नॉर्मली नहीं पंप करना चाहिए उससे ज्यादा पंप कर रहा है। उससे ज्यादा ब्लड उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से तो आ ही रहा है, एओर्टा से भी रिगर्जिटेट करके पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो केवल एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, एसिम्प्टोमेटिक तो हो ही सकता है, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि पेशेंट में पैल्पिटेशन होगा। हार्ट बेचारा सारे जतन करके क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्शंस टू कंपनसेट रिगर्जिटेशन। राइट, तो हार्ट के पास ज्यादा ब्लड मिल जा रहा है और हार्ट ज्यादा ब्लड पंप भी कर रहा है। वो ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है, वो अलग बात है कि कुछ ब्लड उसके पास वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो बस क्लिनिकल फीचर में केवल इतना। ठीक है, अभी बहुत सारे पेरिफेरल साइंस जो क्लिनिकल फीचर्स को बताएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वाइड पल्स प्रेशर, वाटर हैमर पल्स, डायस्टोलिक मर्मर एंड पैल्पिटेशन। इस डिसीज में बहुत ढेर सारे पेरिफेरल साइंस मिलते हैं। पेरिफेरल साइंस इसलिए मिलते हैं क्योंकि पेशेंट ने क्या किया है, बहुत सारा ब्लड पंप किया है, लेकिन ये ब्लड कुछ वापस चलाएगा, लेकिन इतना ब्लड पंप किया है कि जब ये फॉरवर्ड थर्स्ट ऑफ ब्लड पहुंचेगा सारे ऑर्गन्स हिल जाएंगे, कैपिलरी में पल्सेशन मिलेगा। राइट, रेटिनल कैपिलरी में हम लोग कहते हैं क्विंकेज साइन। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं सिर हिलने लगेगा पेशेंट का, डी मसेट साइन। राइट, यहाँ पे फीमोरल्स आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम लोग कह देते हैं स्ट्रॉन्ग फीमोरल्स या पिस्टल शॉर्ट फीमोरल्स, ट्रॉबे साइन, और भी बहुत साइंस है, जैसे अगर आप यूला देखो, लिवर देखो, स्प्लीन देखो, सब हिलते रहते हैं, इतने झटके से हार्ट ब्लड पंप करता है कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ फॉरवर्ड ब्लड फ्लो हो जाए। तो ये जो पेरिफेरल साइंस ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, इनको हम लोग कल समझेंगे और पढ़ेंगे। कल हम लोग इन्वेस्टिगेशंस भी देख लेंगे, कल एओर्टिक रिगर्जिटेशन का ट्रीटमेंट देख लेंगे। राइट, so this is enough for today. Up to chat section.